हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बहुत ऊपर एक झील है। एक ऐसी झील जो साल के ज्यादातर समय बर्फ की मोटी चादर ओढ़े सोती रहती है। लेकिन जब वो चादर पिघलती है तो वो एक ऐसा राज उगलती है जिसे देखकर दिल दहल जाता है। यह राज है सैकड़ों इंसानी कंकालों का, हड्डियां, खोपड़ियां जो उस ठंडे शीशे जैसे साफ पानी के नीचे से झांकती हैं। सोचकर देखिए, दुनिया की छत पर बसी इस वीरान झील के किनारे इतने सारे लोगों के साथ आखिर क्या हुआ होगा। इस जगह का नाम है रूपकुंड, पर दुनिया इसे एक और नाम से जानती है। एक ऐसा नाम जिससे इसकी असली पहचान जुड़ी है, कंकालों की झील। समुद्र तल से 5,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर इसकी खूबसूरती में एक बहुत गहरा और परेशान कर देने वाला रहस्य छिपा है। तो चलिए, आज इसी हड्डियों वाली झील के रहस्य को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। इसकी कहानी तब शुरू हुई जब 1940 के दशक में एक वन रेंजर ने इस झील को फिर से खोजा और दुनिया के सामने एक ऐसी पहेली रख दी जिसे सुलझाने में दशकों लग गए। तो जो पहले सवाल थे वो बहुत सीधे और सादे थे। ये सैकड़ों लोग आखिर थे कौन? वे इस मुश्किल वीरान जगह पर आए क्यों थे? और सबसे बड़ा सवाल, उनकी मौत कैसे हुई? क्या उन सब के साथ एक ही हादसा हुआ था? इन सवालों का पहला जवाब हमें किसी लैब से नहीं, बल्कि पहाड़ों में गूंजती एक सदियों पुरानी लोक कथा से मिला। एक कहानी जिसमें आस्था है, अपमान है और एक देवी का भयंकर क्रोध है। वहां के स्थानीय लोकगीतों में आज भी यह कहानी जिंदा है। कहते हैं कि देवी नंदा अपने भक्तों के किसी काम से इतनी नाराज हुईं कि उन्होंने आसमान से लोहे जैसे कठोर ओलों की बारिश कर दी और उन सभी को वहीं उसी पल खत्म कर दिया। कहानी कुछ यूं है कि कन्नौज के राजा जसधावल अपनी रानी और पूरे दल बल के साथ नंदा देवी के दर्शन करने निकले, लेकिन रास्ते में उन्होंने उस पवित्र धरती पर नाच गाना और जश्न मनाकर उसकी मर्यादा तोड़ दी। इससे देवी नंदा का क्रोध भड़क उठा और एक भयानक बर्फीले तूफान के रूप में उन पर टूट पड़ा, जिसने पूरे दल को रूपकुंड के किनारे ही मौत की नींद सुला दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शुरुआती वैज्ञानिक जांच ने भी इसी कहानी पर मुहर लगा दी। हड्डियों की उम्र 9वीं सदी की बताई गई, जो कथा के समय से मिलती थी। कई खोपड़ियों पर ऊपर से लगी एक जैसी गहरी चोटों के निशान थे, जैसे किसी भारी चीज से सर पर मारा गया हो, जैसे कि बड़े बड़े ओले। एक पल को तो ऐसा लगा मानो सदियों पुरानी एक कहानी विज्ञान की कसौटी पर खरी उतर गई हो। कहानी यहां खत्म हो सकती थी। लोक कथा और विज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे थे। लेकिन फिर आधुनिक विज्ञान ने एक ऐसी छलांग लगाई जिसने पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया। एक ऐसा सच सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा अध्ययन किया। उन्होंने झील से मिले सैकड़ों कंकालों में से सिर्फ 38 के प्राचीन डीएनए की जांच की और इन 38 नमूनों ने रूपकुंड के बारे में हमारी पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। डीएनए विश्लेषण से जो सच सामने आया, उस पर यकीन करना मुश्किल था। ये सभी लोग एक ही समय पर नहीं मरे थे। असल में यहाँ एक नहीं, बल्कि कम से कम दो अलग अलग हादसे हुए थे और उन दोनों के बीच लगभग 1,000 साल का फासला था। पर सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो उनके वंश का था। एक समूह तो दक्षिण एशियाई यानी भारतीय मूल का था, जिनकी मृत्यु लगभग 800 ईस्वी में हुई। लेकिन दूसरा बड़ा समूह वो भूमध्य सागर के इलाके से आया था। आज के यूनान और क्रेते जैसे देशों के लोग जो यहाँ लगभग 1800 ईस्वी में मारे गए थे। इस एक खोज ने रूपकुंड के रहस्य को एक सवाल से निकालकर हजारों सवालों के जाल में फंसा दिया। भारतीय तीर्थयात्रियों की कहानी तो फिर भी समझ आती है, पर दुनिया के दूसरे कोने से आए ये लोग हिमालय की इतनी ऊंचाई पर उस वीराने में क्या कर रहे थे? जरा इन दो समूहों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ हैं भारतीय मूल के लोग जो शायद किसी पुरानी तीर्थ यात्रा पर थे और 9वीं सदी में मारे गए, और दूसरी तरफ हैं भूमध्य सागरीय मूल के लोग जो ठीक 1,000 साल बाद 19वीं सदी में यहां पहुंचे। उनका मकसद क्या था? ये एक पूरा रहस्य है। डीएनए ने इन अजनबी मुसाफिरों की एक धुंधली सी तस्वीर तो बनाई। ये 14 लोग आपस में रिश्तेदार नहीं थे।
उन्होंने यहाँ की स्थानीय आबादी से कोई रिश्ता नहीं जोड़ा था। उनका खान-पान बताता है कि वो किसी भीतरी ज़मीनी इलाके से आए थे, समुद्री तट से नहीं, और वे उस ज़माने में पैदा हुए थे, जब उनके देश पर तुर्क सल्तनत का राज था। हर नया जवाब अपने साथ 10 नए सवाल ला रहा था। तो विज्ञान ने एक पहेली सुलझा दी कि ये सभी लोग एक साथ एक तूफान में नहीं मरे थे। लेकिन ऐसा करते हुए उसने हमारे सामने एक कहीं ज्यादा गहरा और उलझा हुआ रहस्य खड़ा कर दिया है। जैसा कि इस अध्ययन की मुख्य लेखिका आइडा एम होनिग ने खुद कहा, हम बहुत ज्यादा हैरान थे। भूमध्य सागरीय वंश के लोगों का यहाँ मिलना यह बताता है कि रूपकुंड झील सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए अहम नहीं थी, बल्कि इसने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा था। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस लौटते हैं जिसने इस कहानी को और भी उलझा दिया है। भूमध्य सागर से आए वो अजनबी यात्री कौन थे? क्या वो किसी अनजानी तीर्थ यात्रा पर थे, या कोई और ही कहानी थी जो उन्हें हजारों मील दूर दुनिया की इस बर्फीली छत पर खींच लाई? इसका जवाब आज भी रूपकुंड की खामोश जमी हुई गहराइयों में दफन है।